सेगमेंट 5 कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सेगमेंट 2 कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सेगमेंट 1 की वजह से होगा, 3 की वजह से होगा, 5 की वजह से होगा। तो चलो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। अब देखो यहाँ पॉइंट पी है, अगर इस वाले वायर की वजह से देखो यहाँ पे एरो ऐसा लगा हुआ है करंट का ना, तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इनटू द प्लेन। तो अब देखो वायर ए के लिए ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, तो वायर ए का ये जो आर्क है ना वायर ए के लिए, वो ओवरऑल एंगल जो बना रहा है सेंटर पे ना सबटेंड कर रहा है वो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको अगले 1 से 1.5 घंटे में कुछ पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज की लाइन पर ही जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब पीवाईक्यू से मिलते जुलते उनके रेप्लिकास, वो कराने वाला हूं मैग्नेटिज्म के लिए। और ये सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है जेई मेंस और एडवांस्ड के एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड का। देखो आपके स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू करंट अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर विल बी। यहां देखो, यहां पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर आपको ये जो अरेंजमेंट है करंट का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब आप देखो, ये वाला जो सेक्शन है वायर का, ये वाला सेक्शन, ये ओ की लाइन पर है और ये सेक्शन ए भी ओ की लाइन पर है। ठीक है, तो इनकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये सेक्शन बीसी और सेक्शन ईटी की वजह से, है ना। और अगर हम देखें तो ये सेक्शन बीसी, चलो एक नया पेज ले लेते हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम देखें सेक्शन बीसी, ये ऐसा ऐसा था। ठीक है, ये इधर इंफिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, ये वाला सेक्शन बीसी इंफिनिटी तक जा रहा था, राइट। यहां से ऐसा थोड़ी दूरी पर एक दूसरा सेक्शन था, ऐसा, ये भी ऊपर की तरफ इंफिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ईटी। सेक्शन बीसी में नीचे की तरफ वायर में करंट और ईटी में ऊपर की तरफ वायर में करंट। ठीक है, और यहां जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पर ओ जो कि यहां से a/2 डिस्टेंस पर है, बी से a/2 डिस्टेंस पर और ई से भी a/2 डिस्टेंस पर, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये जो ऊपर वायर जा रहा है ईटी, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगा लें तो आप देखो फिंगर्स का कर्ल हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा, मतलब बाहर की तरफ, ये ईटी वायर की वजह से बाहर की तरफ। और पॉइंट ओ पे सी बी वायर की वजह से भी फिंगर्स का कर्ल जो है, अगर अंगूठा आपने करंट की डायरेक्शन में रखा तो ये कर्ल किधर की तरफ है? ऐसा बाहर की तरफ। तो पॉइंट ओ पर इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पर, तो वो सिंपली मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईटी ऐसा कर सकता हूं। और ये दोनों ही सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं जिनसे पॉइंट ओ का डिस्टेंस है a/2। तो b ड्यू टू सेक्शन बीसी एज वेल एज b ड्यू टू सेक्शन ईटी, ये दोनों इक्वल होंगे और वैल्यूज कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय जो भी करंट है अपॉन 4 पाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। ठीक है, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। और इसलिए ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका ट्वाइस कर दोगे, म्यू नॉट आई अपॉन पाई a। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O is म्यू नॉट आई अपॉन पाई a। म्यू नॉट आई अपॉन पाई a कौन सा आंसर है? म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में जो कि 25 जनवरी 2023 को आया था, इसमें पूरा एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में हमको मैच करना है कि पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ए बी सी डी 4 है। ठीक है,
तो चारों कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन ए की बात करें, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर्स में डालता चलता हूं जिससे कि हमको याद रहे कि हमने कितने क्वेश्चन किए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पहला केस देखते हैं, ऑप्शन ए। इसमें देखो, ये ऐसा एक करंट कैरिंग वायर था इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, और साथ के साथ में ऐसा एक सर्कुलर लूप भी था, है ना, ठीक है। ये ऐसा करंट आ रहा था, इस लूप में ऐसा घूम के और फिर ऐसा निकल गया, ऑप्शन ए में, ठीक है। यहां सेंटर पर अगर मैं स्ट्रेट सेक्शन की वजह से देखूं तो करंट बाहर की तरफ है, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, अगर हम फिगर्स की कर्ल से देखें। और अगर करंट की डायरेक्शन में उंगलियों का कर्ल देखेंगे सर्कुलर वायर के लिए तो अंगूठा भी बाहर की तरफ है, मतलब इस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर और ये स्ट्रेट सेक्शन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो ओवरऑल अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस केस में, तो ये आ जाएगा स्ट्रेट सेक्शन की वजह से म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय जो भी करंट है आई अपॉन 2 पाई, रेडियस हमको जरूर से गिवन होगा क्वेश्चन में, स्मॉल आर, ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर प्लस स्ट्रेट सेक्शन की वजह से, सॉरी इस सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इफेक्टिवली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आप कॉमन लो 1 अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर, आई थिंक अगर पाई भी कॉमन ले लोगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर ओ ओ ओ ओ ओ ओ स्ट्रेट वायर में देखो एरो ऐसा है और लूप में एरो ऐसा उल्टा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने यहां पे ये गलत बना दिया, इसको मुझे ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, स्ट्रेट वायर की वजह से बाहर की तरफ है, ठीक है। तो हमको एक्चुअली जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ऐसा नहीं मिलेगा, इन दोनों का हमको डिफरेंस लेना चाहिए था। चलो मैं फिर से लिख देता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इस सर्कुलर लूप की वजह से अंदर की तरफ मिलेगा और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्ट्रेट सेक्शन की वजह से बाहर की तरफ मिलेगा, है ना। तो अगर मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहां पे पाई और पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1। ये हो गया पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फर्स्ट केस का मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन ए जो है ये मैच किसके साथ में करता है, 3 के साथ में, ठीक है। तो ए का ऑप्शन क्या होगा, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। बी के लिए बात करते हैं। बी देखो, बी तो थोड़ा सिंपल दिख रहा है। बी में ऐसा एक सेमी सर्कल, फिर ऐसा स्ट्रेट सेक्शन और ये ऐसा स्ट्रेट सेक्शन, और इस बार केयरफुल रहते हैं, एरोज देख लेते हैं, ये एरो ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है ठीक है। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों ही सेक्शंस की वजह से, अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ B1, इस सेमी सर्कुलर सेक्शन की वजह से B2 और ये स्ट्रेट सेक्शन की वजह से B3, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में थंब रख करके देखोगे तो पॉइंट O पे ये सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस नीचे वाले स्ट्रेट सेक्शन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये सेमी सर्कल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो तीनों को मुझे ऐड करना चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड केस बी में आ जाएगा, ये स्ट्रेट सेक्शन जो है B1 और B2 ये तो हो जाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ऐसा 2 बार आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और ये सेमी सर्कल है तो पूरे सर्कल का आधा, मतलब कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इफेक्टिवली कितना आएगा, अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ये म्यू नॉट आई
अपॉन 4πr मैं कॉमन ले सकता हूं, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस यहां पे मुझे पाई लेना पड़ेगा ना, तो ये हो गया बी। ये किसके साथ मैच कर रहा है? 2 प्लस पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, आई थिंक ऑप्शन 1। तो बी का हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन बी जैसा ही है इतना पोर्शन। ये देखो, ये जो थर्ड सेक्शन है ना, चलो इसको अलग से बना देता हूं मैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन सी में ये ऐसा एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है और फिर यहां पे ऐसा स्ट्रेट सेक्शन है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एक ही, करंट एक ही डायरेक्शन में, और ये ऐसा एक स्ट्रेट सेक्शन है और यहां पर हमारा सेंटर। तो आप देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1, B2 और ये स्ट्रेट सेक्शन की वजह से B3। तो देखो B3 तो होगा 0, B3 होगा 0 क्योंकि ये स्ट्रेट सेक्शन इस सेंटर की लाइन पर है, तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। ये वाला स्ट्रेट सेक्शन ऐसा इस सेंटर की लाइन पे होगा। ठीक है, इस सेमी सर्कल की वजह से B2 का मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट आई, पूरे सर्कल की वजह से जो भी आता था उसका हाफ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये स्ट्रेट सेक्शन सेमी इनफिनाइट वायर है, तो B1 वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। और फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही सेक्शंस की वजह से पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसा अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो हमको BC का वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से हम म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने यहां पे पाई और पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा पाई प्लस 1। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ? ये ऑप्शन 4। ठीक है, तो सी के लिए क्या हो गया? 4। चलो डी के लिए और देख लेते हैं। मैथ्स तो इतने से भी हम कर सकते हैं, पर देख ही रहे हैं तो पूरा ही देख लेते हैं। डी में आप देखो, ओ अब डी में क्या किया, ये ऐसा वायर है, देख लो, ये ऐसा वायर, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन और फिर ये ऐसा वायर। ठीक है, इसमें करंट था कुछ आए, यहां पर भी करंट था आए और आए। ठीक है, डायरेक्शन तो हम देख लेते हैं, एक ही है क्या? अब देखो, ये जो स्ट्रेट सेक्शंस हैं ये तो पॉइंट O से के लाइन पर ही है, तो इनकी वजह से तो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, सिर्फ ये सेमी सर्कुलर सेक्शन की वजह से आएगा। तो BD सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ जाएगा क्या, है ना? तो BD म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ठीक है, 3142, 3142, 3142, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 3142। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंदी क्वेश्चन था काफी, उसमें बहुत सारी चीजें थी, मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं करना था, जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r ड्यू टू करंट I फ्लोइंग थ्रू इट इज B। ऑल राइट, तो B फॉर अस इज म्यू नॉट टाइम्स I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस। यही होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर इज। अब देखो, अगर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, है ना? अब ये रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए, और यहां पर आप x की वैल्यू कितनी डाल रहे हो? r/2। ठीक है, तो x की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, उसके बाद में आ जाएगा r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 2, यहां से अंदर से r स्क्वायर का रूट
लेकर के यहां डायरेक्टली आर क्यूब आ जाएगा और अंदर आएगा 1 प्लस 1/2 पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो गया बी डैश। बी डैश को और बेहतर ढंग से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो कि एक्चुअली बी की वैल्यू है, और अंदर आ जाएगा कितना आ जाएगा r/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, वेट, ये यहां पे आ जाएगा 4 ना, r का स्क्वायर किया, r/2 का स्क्वायर किया था ना, तो यहां पे 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 4, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 5/4 पावर 3/2। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इसका हम लोगों ने रूट ले लिया तो बी डैश को मैं लिखूंगा बी, अंदर अगर मैंने रूट ले लिया तो आएगा 2/√5 का क्यूब, है ना। तो हमारे लिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, देख लो यहां पर x की वैल्यू r/2 जब डालोगे तो r का स्क्वायर होगा, मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया है, स्क्वायर का रूट होगा r और क्यूब लोगे तो r क्यूब, और यहां पे 1/2 का स्क्वायर हुआ था तो यहां पे हाफ नहीं 1/4 होगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड बी एट O ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट। अब देखो ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। एक तो ऐसा ये स्ट्रेट लाइन वाला सेगमेंट है, एक ये स्ट्रेट लाइन वाला सेगमेंट है। अगर इसको मैं सेगमेंट 1 बोलूं, इसको मैं सेगमेंट 2 बोल दूं, इसको मैं सेगमेंट 3 बोल दूं, देन ये सेगमेंट 4 और ये सेगमेंट 5। तो देखो जो जो सेगमेंट मैं क्रॉस कर रहा हूं वो एक्चुअली सेंटर से पास कर रहे हैं। सेगमेंट 5 कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सेगमेंट 2 कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सेगमेंट 1 की वजह से होगा, 3 की वजह से होगा, 5 की वजह से होगा। तो चलो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। अगर मैं B1 लिखना चाहूंगा 1 की वजह से, तो देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इंफिनिटी तक गया हुआ है। ठीक है, नहीं इंफिनिटी तक नहीं गया हुआ है, इसका लेंथ L गिवन है, L। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, L। तो आई थिंक अगर इसको आप ज्वाइन करोगे यहां से, ये ऐसा यहां से ज्वाइन कर दोगे तो ये L, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना है, L। ठीक है, और साइन 0 प्लस साइन 45, साइन 0 प्लस साइन 45, साइन 45 कितना, 1/√2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई L। ये तो हुआ चलो B1। अगर मैं B2 की बात करूं, B2 की, तो B2 एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है L/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स L/2, सर्कल का एग्जैक्टली हाफ मैग्नेटिक फील्ड। और B3 की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो एक क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस है L/4, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन उसका भी हाफ, मतलब कि 8 टाइम्स रेडियस L/4। तो ये तो हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 2L, ये भी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2L। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट सेक्शन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस वाले कर्व सेक्शन की वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी। तो इन तीनों को ऐड ही कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या कॉमन ले लेंगे, चलो यहां मैं लिख देता हूं, बी की वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे म्यू नॉट आई अपॉन 2L तो कॉमन आता दिख रहा है, म्यू नॉट आई
अपॉन 2L, ये तो कॉमन आ गया। अंदर यहां से क्या बचा, यहां से बचा 1/2√2 पाई, और यहां पर क्या बच गया, आई थिंक 1/2 ही बच गया, तो एक 2 और कॉमन भी ले सकते हैं ना, तो इसको मैं ऐसा लिख लूंगा, 4L यहां पे कॉमन ले लूंगा, और ये हो जाएगा 1/√2 पाई प्लस 2 टाइम्स, ऐसा कुछ लिख लूंगा, है ना, 2/4। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, इसको ऐसा नहीं करते। ठीक है, हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2, म्यू नॉट आई अपॉन 2, और क्या कॉमन ले लें, एल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया, क्या आया, 1/2√2 पाई, और यहां पर 1 और 1 मतलब कि 2 आ गया, ऐसा ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन में आया सारा, अंदर की तरफ जा रहा था, अंदर की तरफ तो मतलब माइनस के कैप, है ना, तो ये माइनस के कैप डायरेक्शन में आएगा। के कैप यहां पे लगा देता हूं और माइनस साइन यहां लगा देता हूं, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है देखते हैं जरा, -म्यू नॉट आई अपॉन 2L, 1/2√2 पाई और +2। ओके, ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, अगर हमने 2 भी कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा 4, और यहां आ जाएगा 1 +4√2 पाई, 1 +4√2 पाई, तो ये ऑप्शन सी, और ये एक ही चीज लिखी हुई है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में देखो, coil having n turns is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii a and b respectively. Find the magnetic field at center when current I passes through the coil. ठीक है, अब देखो आपके पास एक स्पाइरल है जिसका इनर रेडियस है a, ऐसा, और आउटर रेडियस है b, ठीक है, इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b, ठीक है, ये हुआ a और ये है b, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे n, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं टर्न्स, टर्न्स पर यूनिट लेंथ या टर्न्स पर यूनिट विड्थ कितना है, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, ये जो पूरी मोटाई है ना, b माइनस ए, इससे डिवाइड कर दो, b माइनस ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने एक ऐसा r थिकनेस का, चलो मैं यही बना देता हूं, ये ऐसा r थिकनेस का पतला सा, r रेडियस का dr थिकनेस वाला ऐसा रिंग सिलेक्ट किया, ठीक है, dr थिकनेस वाला रिंग, ये ऐसा पतला सा रिंग सिलेक्ट किया जिसका रेडियस r और थिकनेस कितनी, dr। तो अगर मैं इसमें पूछूं नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, dn, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n अपॉन b माइनस ए, मतलब पर यूनिट लेंथ मतलब रेडियल लेंथ, है ना, उसको विड्थ भी आप बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय dr। तो इस पतली सी थिकनेस में अगर मैं आपको करंट पूछूं तो आप कहोगे कि जो करंट पर यूनिट टर्न था I, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो dn से, मतलब ये हो जाएगा I n अपॉन b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय dr, ये हो गया करंट। अगर इस पतली सी सिलेक्टेड जो आपने रिंग देखी है, इसको मैं थोड़ा और बेहतर ढंग से मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये इसकी वजह से जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो आप सेंटर पे, वो कितना हो जाएगा, dB हो जाएगा म्यू नॉट डी आई अपॉन 2r। अगर di की वैल्यू डालोगे तो यही कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई n अपॉन 2 b माइनस ए टाइम्स dr अपॉन r, राइट।
अगर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हो सेंटर पर, तो क्या करो, ऐसी जितनी भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं उन सब का मैग्नेटिक फील्ड का आप इंटीग्रेशन कर दो, उनका स्केलर सम ले लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है लेकिन हर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी। और यहां पर आप क्या करोगे, ए से बी तक इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इफेक्टिवली ये क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई बाय ट्वाइस ऑफ बी और ए का डिफरेंस बी माइनस ए, और नेचुरल लॉग ऑफ एल एन बी माइनस एल एन ए आएगा, जिसको एल एन बी अपॉन ए लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पूरे इस स्पाइरल की वजह से होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू बी माइनस ए एल एन बी अपॉन ए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, ऑल राइट, अ हेयर पिन लाइक शेप as shown in the figure is made by bending a long current carrying wire. What is the magnitude of magnetic field at point P which lies on the center of the semicircle? ये सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। अब ऐसा तो हम लोगों ने किया है यार, अभी किया है। इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर B1, ये कर्व सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2, और ये स्ट्रेट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B3, तो ये स्ट्रेट सेक्शंस की वजह से ये तो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हुए जिनका इस पॉइंट से डिस्टेंस है R और R, और ये हमारा सेमी सर्कुलर लूप हुआ, और तीनों की वजह से ही अगर आप फिंगर्स को कर्ल करके देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पे अंदर की तरफ आएगा। तो तीनों को हमको ऐड करना था, B1 इज इक्वल टू B2 आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, और B1 इज इक्वल टू B3 ये आ जाएगा, और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4R। ठीक है, तो इसको ये वाली वैल्यू का ट्वाइस से ऐड करना है हमको, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R प्लस म्यू नॉट I, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 पाई R। कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे देख लो, अगर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R आप कॉमन लोगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R अगर आपने कॉमन लिया तो यहां पे पाई डालना पड़ेगा और वहां पे 2 डालना पड़ेगा, तो पाई प्लस टू है ना, ये हो जाएगा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, उधर मिल गया हमको, और दूसरा टर्म आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4R। ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल with their masses in the ratio 1:4 and charges in ratio 1:2 are accelerated from rest through a potential difference V. If a uniform magnetic field B is set up perpendicular to their velocities, the ratio of radii Rp and R alpha of the circular path of described by them will be. अब देखो, देखते हैं पहली चीज कि आपको मालूम है कि रेडियस mv अपॉन क्यूबी होता है, या फिर मोमेंटम अपॉन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज कि चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, और हाफ mv स्क्वायर को अगर m से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो इसी को आप मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको मोमेंटम अंडर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो रेडियस आपके लिए क्या हो गया, रेडियस हो गया अंडर रूट ऑफ 2m q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन q मल्टीप्लाइड बाय b। अगर QB को भी अंदर लेके चले गए तो क्या होगा, 2
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। m आएगा और अंदर q स्क्वायर रहेगा तो q, तो m बाय q, ठीक है। ये हो गया फाइनली हमारे लिए रेडियस का एक्सप्रेशन। अब आप देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो अब अगर हमको किसी ने प्रोटॉन और अल्फा का रेडियस का रेशियो पूछा, तो मैं चलो यहां लिख देता हूं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्लियर है? तो मासेस का रेशियो और चार्जेस का रेशियो उल्टा है ना, m बाई क्यू का रेशियो, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज का उल्टा का रेशियो, ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर हमको क्या लिखा हुआ है, मासेस का रेशियो है 1/4 और चार्ज का रेशियो है 1/2, तो यहां मैं लिखूंगा 1/4 और 1/2 यहां लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ये इफेक्टिवली 1/√2 आ जाएगा क्या, है ना, 1/√2। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8। ये 12 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आराम से देखते हैं। इसमें हमको एक वायर का सेक्शन गिवन है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, यहां पर ऐसा ऐसा, ठीक है। हमको बोला क्या कि पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो अगेन हमारे पास 4 सेक्शन है, ये सेक्शन एलपी और सेक्शन ये वाला एम क्यू, इनकी वजह से सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, अगर मैं इनके नाम ऐसे लिख दूं तो देखो B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों वायर्स ओ से ओ की लाइन पर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो 2 का होगा वो मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फील्ड सेक्शन 4 का होगा। अच्छा, इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या पॉइंट ओ पे अंदर की तरफ जाएगा ऐसा दिखता है आपको? सेक्शन 4 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन। मतलब ऑप्शन तो कोई सा ये वाला होना चाहिए, ये तो नहीं होने चाहिए फॉर श्योर। मैग्नीट्यूड होगा कितना, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, एक का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो हो जाएगा म्यू नॉट। ऑल राइट, वैल्यूज भी मैं डायरेक्टली रख लेता हूं, म्यू नॉट, उसके बाद में करंट, हमको करंट निकालना है आई अपॉन, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय ओपी का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻², ठीक है, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, नए पेज पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो मैं ऐसा बोल दूंगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ 4 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी हमारे लिए 10⁻⁴, 10⁻⁴। चलो फर्दर वैल्यूज रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी डालेंगे, वो हो जाएगा 10⁻⁷, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁷, और यहां पर आ जाएगा कितना 4 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो आई की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 2 और 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁷, मतलब कि 10⁻1 मतलब कि 20 एम्पेयर, राइट, ये 20 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट होना चाहिए 20 एम्पेयर और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आराम से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, यहां पे 5 एम्पियर का करंट है, ये वाला कुछ एंगल होगा और ये वाला भी कुछ एंगल होगा। ये आधी लेंथ कितनी हुई 3, तो ये 3 ये 5, तो ये कितना हो गया 4। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली लिख सकता हूं, वो आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ऑलराइट, R साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। R का वैल्यू मैं डाल दूंगा 4 सेंटीमीटर और साइन थीटा की वैल्यू मैं डाल दूंगा साइन थीटा 3/5। चलो करते हैं सवाल। तो मैं इसको लिखूंगा 10 पावर माइनस 7, उसके बाद में करंट की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना था, ये डिस्टेंस कितना था 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 और ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 6/5। ठीक है, तो देखो 5 और 5 कैंसिल हुआ, 6/4 तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, है ना, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो ये हो गया हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी सही लग रहा है, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, है ना। ऑल राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे लिए था क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, इंसुलेटेड वायर्स हैं, ठीक है, आर केप्ट एट 90 डिग्रीज एंगल फ्रॉम वन अनदर इन XY प्लेन। ओके, these wires carry currents of equal magnitude I whose directions are as shown in the figure. Net magnetic field at point P will be. अब देखो यहां पॉइंट P है, अगर इस वाले वायर की वजह से, देखो यहां पे एरो ऐसा लगा हुआ है करंट का ना, तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इनटू द प्लेन, तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 ये तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d दैट टू इनटू द प्लेन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दूसरे वाले वायर का डायरेक्शन देखो, करंट का ऐसा है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड का अगेन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, है ना, प्लेन के बाहर की तरफ। तो वेक्टर सम तो जीरो ही आना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमको बिल्कुल जल्दी से अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखो ऐसा हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, देखो ये स्ट्रेट सेक्शन जो रेडियल सेक्शंस है, इनकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। जो ये अंदर वाला सेक्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा और बाहर वाले सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 माइनस B2, इन दोनों कर्व्ड सेक्शंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस। रही बात B1 और B2 होगा कितना, तो B1 होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R1 और ये सेक्शन में 45 डिग्री है, 45 डिग्री का मतलब क्या होता है π/4, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब पूरे सर्कल का 1/8 सेक्शन, π/2 जो होता है 1/4 सेक्शन होता है, या 1/8 सेक्शन, है ना। तो ये इफेक्टिवली कितना आ गया म्यू नॉट I अपॉन 16R1। ठीक है, ऑल राइट। इसी तरीके से बाहर वाले सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही, क्या म्यू नॉट I अपॉन 16R2 आ जाएगा। ठीक है, करंट तो दोनों में सेम ही था, तो हम बोल सकते हैं कि B का वैल्यू जो आएगा वो होगा म्यू नॉट इंटू, अब वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है,
हमको करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर, तो यहां पे डाल देते हैं 10, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां पर डाल देते हैं 16 और 1/3 और 1/5 का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 100/3 माइनस 100/5, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो चलो कर ही लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगा। तो मैं बोल दूंगा 3 पॉइंट, ठीक है, क्या था यहां पर, ये आ जाएगा हमारा μ0/4 पाई, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, पहली चीज, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना आया 8, 16 ही रहने देते हैं चलो, और ऊपर हम लोग ले लेते हैं 10⁻3, ठीक है, इंटू 10⁻3, और अंदर अगर हमने कैलकुलेशन कर दी तो 5 - 3 होगा 2 डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया हमारा ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रफली कितना आएगा, 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15, ठीक है। मेरे को रफ कैलकुलेशन करनी है सर, इंटू 10⁻⁻5। अब आप देखो यहां पे जो रिजल्ट है 10⁻5, 10⁻5 वाले तो दिख रहे हैं, 10⁻7, 10⁻7 वाले भी दिख रहे हैं। मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय सिर्फ इतना पता करना है कि ये जो वैल्यू है वो 1 के पास आएगी या 1.5 के पास आएगी, जिससे कि मैं टिक कर सकूं, ठीक है। मुझे पूरी कैलकुलेशन करने का मन नहीं है, तो कैसे करूंगा मैं इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आ जाएगा 16, 1 मिनट, हाँ ये 10⁻4 हुआ ना, 10⁻4 हुआ, तो अगर यहां पे 10⁻5 लिखा मैंने तो एक 0 और लगा देता हूं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, और ये 5 इधर से आएगा 3, तो ये देखो 3.14/3 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा क्या, तो 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अगर मुझे 1.5 और 1 में से देखना हो तो मैं आंसर कौन सा दूंगा, 1, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and number of turns per centimeter is halved, the new value of magnetic field is. बहुत इजी क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 Ni। अब हमको नया मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हाफ कर दिया, तो यहां पे n/2 डाल दूंगा, और करंट को हमने क्या कर दिया था डबल, तो यहां पर 2i डाल दूंगा, तो ये वापस से μ0 Ni हो गया क्या, मतलब एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड बदला ही नहीं, है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि B' इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सेम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2i cap plus 3j cap. If it has an acceleration of alpha I cap plus 4j cap minus 4j cap, then value of alpha. अब आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और इसका ये भी मतलब है क्या कि A डॉट बी ये 0 होना पड़ेगा, तो बस हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप डॉटेड टू अल्फा i कैप माइनस 4j कैप शुड बी इक्वल टू 0, ये होगा 2 अल्फा माइनस 12 0 और अल्फा की वैल्यू 6, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वायर ए बेंट इन शेप ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग करंट 2 एम्पियर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर, another wire B also bent in shape of an arc of a circle carrying current 3 ampere having radius 4 are placed shown in the figure. Ratio of magnetic fields due to wire A and wire B at the common centers. ठीक है, तो अब देखो वायर ए के लिए ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो वायर ए का ये जो आर्क है ना वायर ए के लिए, वो ओवरऑल एंगल जो बना रहा है सेंटर पे ना, सबटेंड कर रहा है, वो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 है। तो फॉर वायर ए अगर मैं बी ए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट उसका जो भी करंट है आई ए अपॉन 2 आर ए, राइट। और उसके बाद में ये जो एंगल ये आर्क सबटेंड कर रहा है वो है 2 पाई माइनस पाई बाय 2। 2 पाई माइनस पाई बाय 2 कितना होता है? 3 पाई बाय 2, है ना, यही होता है ना 2 पाई। और ना 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 ना, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, ऐसा लिख देते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। देख लो आराम से, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 1 मतलब कि 3 पाई और नीचे आके 4। तो ये इफेक्टिवली हो गया म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 आर ए, ये पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 3 बाय 4 बी ए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर बाहर वाले सर्कल के लिए देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 आर बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो ये वाला एंगल है पाई बाय 3, तो इधर आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये कितना होगा यार? ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई मतलब कि 5 पाई बाय 3 अपॉन 2 मतलब 5 पाई बाय 6। तो ये होगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 आर बी 5 बाय 6। ये हो गया बी बी। ऑल राइट, अब इसका रेशियो ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं बोलूंगा बी ए अपॉन बी बी, ये आ जाएगा। देखो डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 तो चला जाएगा, आई ए अपॉन आई बी आएगा। अच्छा, आर ए यहां नीचे आ जाएगा, ऊपर आर बी आ जाएगा। और क्या, पहले वाले ब्रैकेट से हमको यहां पर 3 बाय 4 मिलेगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरा ये 5 बाय 6 उल्टा मतलब कि 6 बाय 5। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब पहले वाले वायर का करंट था 2 और दूसरे वाले का था 3। ठीक है, तो ये हुआ 2 बाय 3। दूसरे वाले वायर का रेडियस था 4 और पहले वाले का 2, तो ये हुआ 4 बाय 2, देन 3 बाय 4, देन 6 बाय 5। यही हो गया। तो 3 चला गया, 4 चला गया, 2 चला गया, इफेक्टिवली ये कितना आया 6 बाय 5। बी ए अपॉन बी बी ये आ गया 6 बाय 5। ठीक है, बी ए अपॉन बी बी 6 बाय 5। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आयंस having same mass have charges in ratio 1:2. Okay, they are projected normally in uniform magnetic field with their speeds in ratio 2:3, ratio of radii of their circular trajectories. अब देखो रेडियस अभी अभी हमने देखा था क्या होता था, mv बाय qb, है ना, ये हमारा 15th क्वेश्चन। तो r1 अपॉन r2 क्या m1 अपॉन q1 मल्टीप्लाइड बाय v1 और डिनोमिनेटर में m2 v2 अपॉन q2, ऐसा होना चाहिए। ठीक है,
अब हमको बोल रहे हैं कि मासेस तो सेम है, अगर मासेस सेम है तो ये तो चला जाएगा, छोड़ो, इसकी भी बात नहीं करते। तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा, V1 बाय V2 मल्टीप्लाइड बाय Q2 बाय Q1। ऑल राइट, अब हमको क्या बोला, चार्जेस हैं 1:2 रेशियो में, तो ये हो जाएगा 2/1, चार्जेस के लिए 1:2 था तो 2/1, और स्पीड का रेशियो था 2/3, है ना, तो ये हो गया 2/3। तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया, 4/3 आया क्या, ये आ गया 4/3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 4/3। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 4/3। आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमको बोला प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम मोमेंटम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड देयर स्पीड्स इज। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी। ठीक है, और इसको अगर मैं मोमेंटम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा क्यू पी बी अपॉन एम, ये हुआ फोर्स। ठीक है, तो अगर फोर्सेस की बात करेंगे तो एफ प्रोटॉन, देन एफ ड्यूट्रॉन और एफ अल्फा, ये रेशियो इनके मासेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 1/m इज टू 1/2m। ड्यूट्रॉन का मास डबल होता है और अल्फा का मास 4 टाइम्स। ठीक है, ओ ओ ओ ओ, अच्छा, चार्ज भी तो था, तो चार्ज भी तो देखेंगे, इन सब का चार्ज भी अलग अलग होगा, तो ये फोर्स Q/m के प्रोपोर्शनल। तो प्रोटॉन के लिए Q/m, ड्यूट्रॉन के लिए Q/2m और अल्फा पार्टिकल के लिए 2Q/4m। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्सेस का रेशियो, जो कि हो जाएगा, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2:1:1। ठीक है, 2:1:1। देखो, जहां तक बात प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा की है, तो मास होता है m, 2m और 4m, प्रोटॉन का 4 टाइम्स मास, डबल मास। ठीक है, और अगर चार्ज की बात करें, चार्ज, तो ये होता है q, q एंड 2q, है ना। ठीक है, दूसरी चीज हमको बतानी थी स्पीड का रेशियो। तो स्पीड के लिए तो आपको मालूम है कि स्पीड हो गया मोमेंटम अपॉन मास। तो अगर स्पीड्स की बात करोगे, SP इज टू SD इज टू S अल्फा, तो हो जाएगा 1/m इज टू 1/2m इज टू 1/4m, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4:2:1, तो 2:1:1, 4:2:1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल क्वेश्चन। Particle of mass m charge q has initial velocity v0 j cap. If an electric field E is equal to E0 I cap and magnetic field B is equal to B0 j cap act on the particle, its speed will double after a time. अब देखो हुआ क्या कि एक पार्टिकल था, उसके पास में सिर्फ और सिर्फ ऐसा V0 डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा V0 डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। ठीक, ये ऐसी वेलोसिटी थी V0 डायरेक्शन में, V0 वेलोसिटी थी y कैप डायरेक्शन में। ठीक है, जिसको j कैप भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो था x डायरेक्शन का, वो इसको I क्रॉस j अगर देखोगे तो इधर की तरफ ऐसा गोल 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 घुमाने लग जाएगा, तो ये yz प्लेन में सिर्फ ऐसा V0 वेलोसिटी से घूमता रहेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी देर में इधर आगे की तरफ भी एक वेलोसिटी दे देगी Vx, और उस वक्त नेट वेलोसिटी देखो, ये V0 वेलोसिटी Vx के परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा, और उस वक्त फाइनल वेलोसिटी 2V0 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ये वाली वेलोसिटी v नॉट का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर का रूट, मतलब कि √3v नॉट। एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा A, वो हो जाएगा q E नॉट बाय m। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितने टाइम के बाद में इसको ये वेलोसिटी दे देगा, अगर ये मैं आपको पूछ रहा हूं तो आप बोल सकते हो कि √3v नॉट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन q E नॉट बाय m मल्टीप्लाइड बाय t, और यहां से टाइम का वैल्यू आ जाएगा √3v नॉट m अपॉन q E नॉट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है ऐसा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमको लिखा हुआ है फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L with a uniform magnetic field of 0.3 Tesla in it and a proton entering the region with velocity 4 into 10 power minus 10 power 5 meter per second, making an angle 60 degree with the field. If the proton completes 10 revolution by the time it crosses the region shown, L is close to. अब देखो यहां पर प्रोटॉन ऐसा घुसा, ऐसा, ये ऐसी वेलोसिटी थी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री पे है। तो आपको लगता है कि ऐसा स्पाइरल बनाएगा, और वो स्पाइरल का जो पिच होगा, पिच, वो हो जाएगा टाइम पीरियड, मतलब कि 2πm अपॉन QB मल्टीप्लाइड बाय V cos थीटा। अगर ये पिच हुआ तो 10 बार ये अगर चक्कर लगा के आगे जा रहा है, तो ये जो L है वो 10 टाइम्स पिच का होगा, मतलब 2πm अपॉन QB मल्टीप्लाइड बाय V cos थीटा। चलो बस वैल्यूज डाल देते हैं, तो 10 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है 0.3, और उसके बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 4 इंटू 10 पावर 5, और थीटा था 60 डिग्री, तो cos 60 1/2। ठीक है, अब ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ये आती है अप्रोक्सीमेटली 0.436 मीटर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और ध्यान देना कि अभी हम लोगों को ये कब देखा है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखा है 2020 का। ठीक है, अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें शिफ्ट 1, तो वहां पर उसी दिन का 2020 का 2 सितंबर का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, इससे पहले कौन सा था, 2 सितंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अ बीम ऑफ प्रोटॉन ऑफ स्पीड 4 इंटू 10 पावर 5, यहां पे स्पीड कितनी थी, 4 इंटू 10 पावर 5, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, यहां पे कितना था 0.3 टेस्ला, एट एन एंगल 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन का पहले में पिच पूछा और दूसरे में 10 टाइम्स ऑफ पिच। तो अब हमने ये सारी कैलकुलेशन अगर करी, अगर ये 10 टाइम्स ऑफ पिच आया 0.436, ठीक है, तो जो पिच आएगा वो 0.0436 आएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.0436 मीटर, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन मैं ऐसा बोल सकता हूं पिच डायरेक्टली 0.0436 मीटर और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लगभग लगभग इसको 4 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है,
तो देखो क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं, एक ही क्वेश्चन से आइडिया लेकर के और अलग अलग सेट में आते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। The solenoid has n turns per unit length and carries a current I. Electron gun shoots an electron along the radius of the solenoid with speed v. If the electron does not hit the surface of the solenoid, maximum possible value of v is. Symbols have their standard meaning, ठीक है। अब देखो यहां पर एक सोलिनॉइड था, इसका यहां पर आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। अगर इस सोलिनॉइड का मैं ऐसा रेडियल लाइन बना दूं, एक रेडियस बना देता हूं ऐसा, ठीक है। तो देखो सेंटर के परपेंडिकुलर लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक। इलेक्ट्रॉन को हमने वेलोसिटी इधर की तरफ दे दी, तो अब देखो v क्रॉस b किधर हुआ, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ का सेंटर ये इस रेडियस पे ही कहीं पे होगा। अगर वो सेंटर मतलब ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अगर r/2 रेडियस का सर्कल में घूमा, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम r/2 रेडियस का सर्कल में घूमा तो ये नहीं टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ का रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है? इस हेलिक्स का रेडियस का हाफ। इतना क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, r/2, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये वेलोसिटी इस केस में कितनी आई, मैक्सिमम। तो वी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा EBR अपॉन 2m, EBR अपॉन 2m, ठीक है, जो कि हो जाएगा ER मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट NI। एक इस तरीके के सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट NI, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2m, जहां पे कि m इलेक्ट्रॉन का मास है। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे लिए, E म्यू नॉट NIR, E म्यू नॉट NIR अपॉन 2m। आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना? ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट electrons are accelerated from rest to by applying a voltage of 500 volt. Calculate the radius of the path if a magnetic field of 100 millitesla is then applied. सिंपल क्वेश्चन, हमको मालूम है कि रेडियस क्या होता था, mv अपॉन क्यूबी, पर यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, किससे एक्सेलरेट किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। तो E मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो कि p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास। तो मोमेंटम ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m ev, और इसलिए रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m ev अपॉन qb, ठीक है। ऑल राइट, तो देखते हैं, वैल्यूज डालते हैं। हम बोलेंगे ये रेडियस होगा अंडर रूट 2 मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है 500 वोल्ट, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, डिवाइडेड बाय चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6, यहां पे भी E डाल लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये अल्टीमेटली, ठीक है, ठीक, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है
100 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये पूरा अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर रेडियस इसका आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये कैलकुलेशन करने पर। ठीक है, 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम न्यूक्लियस हैव सेम एनर्जी, they are in circular orbits in a plane due to magnetic field perpendicular to the plane, rp, re and rh be their respective radii then। अब देखो अभी अभी हमने देख लिया था कि r जो होता है वो अंडर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाइड बाय के अपॉन q मल्टीप्लाइड बाय b होता है। तो ये जो रेडियस हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है, रूट ऑफ m अपॉन q के प्रोपोर्शनल है ना। तो अब अगर मैं rp लिखूंगा तो ये जो भी कांस्टेंट है, मतलब कि rp को मैं क्या लिख सकता हूं एक तरीके से, अगर मुझे रेशियो निकालना है ना, तो चलो कंपेयर ही करना है ना, तो rp इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रूट m अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा और रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट। और आर ई ये हो जाएगा k टाइम्स रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज, तो उतना ही आएगा q। ठीक है, और आर अल्फा हीलियम, ठीक है, वो हो जाएगा, ये हीलियम न्यूक्लियस है मतलब एक तरीके से अल्फा, तो k टाइम्स इसका मास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का चार्ज ना, तो ये हो जाएगा k, फिर से आ जाएगा रूट mp अपॉन q। तो देखो यहां से अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का रेडियस और हीलियम का रेडियस ये दोनों तो इक्वल आ रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास देखो बहुत कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो इनसे कम आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम होना चाहिए और प्रोटॉन और हीलियम का एक जैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लिखा हुआ है रीजन बिटवीन y is equal to 0 and y is equal to d contains a magnetic field B is equal to bz, particle of mass m and charge q enters the region with velocity v I cap, if d is equal to mv upon 2q b, the acceleration of the charged particle at the point of its emergence on the other side is। ठीक है, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये ऐसा एक्स एक्सिस और ये ऐसा वाई एक्सिस, हमको बोला कि रीजन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, और फिर ये है y इज इक्वल टू 0 ये लाइन, ठीक है, और y इज इक्वल टू d, ये है y इज इक्वल टू d लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू d, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बाहर की तरफ, ऐसा b मैग्नीट्यूड का। तो अगर मान लो मैंने एक पार्टिकल उसको यहां से ऐसे मान लो v I कैप वेलोसिटी दे दी, v वेलोसिटी दे दी, तो क्या आपको लगता है कि v क्रॉस b ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऐसा सर्कुलर पाथ में आएगा, ऐसा सर्कुलर पाथ में आएगा, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा mv अपॉन qb, जो कि इस d का डबल है 2d, राइट। तो एक्चुअली इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा ना वो यहां पे कहीं पे होगा, ये वाला डिस्टेंस है d, और ये और नीचे d डिस्टेंस पे यहां पर
ऐसा चलना शुरू होगा, ठीक है। तो यहां तक जब आएगा तो ये ऐसा इसका सर्कुलर पाथ रहेगा, यहां से ऐसा बाहर निकल जाएगा। ध्यान से अगर देखो, ये वाली डिस्टेंस है d और ये रेडियस पूरा 2d, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाफ, तो मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। दूसरी बात कि जब ये यहां से निकल ही रहा होगा तो इस वक्त रेडियल डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा और इसलिए एक्सेलरेशन इधर की तरफ ही होगा। और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? QVB अपॉन m। QVB तो फोर्स हुआ, उसको m से डिवाइड कर दो। अब देखो ये एक्सेलरेशन का, ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट तो नेगेटिव x डायरेक्शन में हुआ a cos 30 और एक कंपोनेंट नेगेटिव y डायरेक्शन में हुआ a sin 30, ठीक है। तो ये हुआ a cos 30 और ये नीचे की तरफ a sin 30। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन हो जाएगा a टाइम्स माइनस साइन के साथ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, cos 30 हो जाएगा √3/2 और sin 30 हो जाएगा 1/2 है ना। और एक ये वैल्यू डाल दोगे QVB/m, तो ये हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा केयरफुली देखना था, थोड़ा सा एम्बिग्युइटी दिख रही थी कि कहां से चार्ज पार्टिकल अंदर घुसा, वो रीजन कैसा बना, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ये सॉल्व होकर के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24। Two long straight wires P and Q carrying equal current of 10 ampere each were kept parallel to each other at a distance of 5 centimeters. Magnitude of force experienced by 10 centimeter of wire P is F1. If distance between the wires is halved and current on them are doubled, force F2 on 10 centimeter wire P will be, ठीक है। अब देखो, अगर दो ऐसे वायर्स रखे हैं, ये ऐसा एक वायर, ये एक दूसरा वायर, तो इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, अगर ये सेपरेशन है d, ठीक है, तो फोर्स अपॉन लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 π d, ठीक है। अगर इनमें करंट है I1 और I2, ठीक है, तो अगर फोर्स देख लेंगे तो हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स हो जाएगा, ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब शुरू शुरू में फोर्स F1 ऐसा कुछ था, ठीक है, बाद में फोर्स F2 हमको बोला कि डिस्टेंसेस उनके बीच में हाफ कर दिया, तो यहां पे d/2 डाल दोगे और करंट्स को हमने डबल कर दिया, तो ये नया एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? म्यू नॉट 2I1 देन 2I2 मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन 2 π d/2, है ना। तो ऊपर से दो 2 मिल रहे हैं और नीचे से एक 2, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स ये शुरू वाला फोर्स F1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब नया फोर्स जो होगा वो हमारे लिए 8 टाइम्स शुरू का फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is in an electric and magnetic field given by E is equal to 2i cap plus 3j cap and B is equal to 4j cap plus 6k cap. Charged particle is shifted from origin to a point I cap plus x is equal to 1 and y is equal to 1 along a straight path. Magnitude of total work done. तो देखो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ये तो होगा 0, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगा QE, मतलब कि Q 2i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं अगर मैं, तो वो हो जाएगा x मतलब कि i कैप प्लस j कैप। तो देखो फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डायरेक्टली मैं F डॉट S लिख सकता हूं, और F डॉट S करूंगा तो 2Q इंटू 1 मतलब कि 2Q, ठीक है, एंड 3Q इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3Q, तो ये टोटल 5Q यूनिट्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर लिखा हुआ है current sensitivity of a moving coil galvanometer is increased by 25%. This increase is achieved only by changing in the number of turns of coils and area of cross section of the wire while keeping the resistance of the galvanometer coil constant. The percentage change in voltage sensitivity is, देखो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, राइट? तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कितना होता था? एन बी ए अपॉन के, जहां पे के होता था टॉर्शनल कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए होता था सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और बी होता था मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइड बाय करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मतलब थीटा अपॉन आई इंटू आर जी, ठीक है। तो ये हो गया एन बी ए अपॉन के आर जी। अब आप बोल रहे हो कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा, ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सीधे सीधे करंट सेंसिटिविटी के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर वोल्टेज करंट में अगर 25% का इंक्रीज है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी हमको 25% का इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आरजी बदला नहीं। तो जिस तरीके का चेंज इस करंट सेंसिटिविटी में है वही वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड कैरिंग करंट √2 एम्पेयर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर। देखो इस वाले सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा और ये वाले सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा। डेटा दोनों का बिल्कुल सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं √(b² + b²), जो कि हो जाएगा √2 टाइम्स b। और एक वायर का एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सर्कल है तो √2 टाइम्स μ0I अपॉन 2r। ऑल राइट, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। √2 करंट हमको गिवन है √2, ठीक है, बढ़िया है। म्यू नॉट की वैल्यू डालनी थी हमको। अब म्यू नॉट की वैल्यू तो हमको नहीं मालूम होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मालूम होती है। तो चलो खैर नीचे लिख लेते हैं 2 और आर की वैल्यू डाल देते हैं। आर था 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को 1/5 मीटर लिख दें, 20/100। तो ये चलो 1/5 लिख देते हैं और यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7, सही है। तो देखो ये 2 और 2 तो चला जाएगा, ठीक है, और 5 ऊपर आएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएगा। 20 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 है, लेकिन मेरे को तो यहाँ 10⁻⁸ चाहिए। तो ठीक है, 10⁻⁸ चाहिए तो इधर 10⁻⁸ कर लूंगा, इसको 2 लिखूंगा, तो 2 इंटू 314 इंटू 10⁻⁸ लिख देता हूं, ठीक है। अब तो बढ़िया है, 2 इंटू 314 ये मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 628 आ जाएगा क्या? 628 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 628, ठीक है। ये हमारे लिए था क्वेश्चन नंबर 27। Then 28, charged particle of 2 microcoulomb accelerated by a potential difference of 100 volt enters a region of uniform magnetic field of magnitude 4 millitesla at right angle to direction of field. The charged particle completes semicircle of radius 3 centimeter inside magnetic field. Mass of the charged particle is multiplied by 10⁻18 किलोग्राम, ठीक है। तो हमको क्या बोला? एक चार्ज पार्टिकल था, उसको 100 वोल्ट से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला, ठीक है। तो उसका पाथ का जो रेडियस होगा, ये हम लोगों ने अब कई बार कर लिया, mv/qb होता है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने देख लिया था अंडर रूट ट्वाइस ऑफ
मास इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय क्यू बी, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती थी, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय ये पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, यही हो गया। अब यहां से हमको निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास देख लेते हैं कैसे आएगा, आर स्क्वायर देन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यू वी। ठीक है, ये आ जाएगा m, तो एक चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यूज डालते हैं। चलो, रेडियस था 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। चार्ज एक बार ही डालूंगा मैं, ठीक है, चार्ज हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक फील्ड 4 मिली टेस्ला, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू वोल्ट कितना था, 100। ठीक है, चलो पावर गिनते हैं पहले। तो यहां से मिलेगा हमको -4, यहां से मिलेगा -6, और यहां से मिलेगा -6। ठीक है, तो -12 और -4 कितना हो गया, -16, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -18। तो 10⁻⁻18 पावर तो मैच कर गया। ठीक है, अब वैल्यू देखते हैं। यहां पे मिलेगा 9, यहां पे मिलेगा 4, सॉरी 2, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इधर आएगा और यहां पे 16 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा मास। तो 16 9 टाइम्स कितना होता है, 144 होता है। 144 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम, हमने सब कुछ SI यूनिट में रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, प्रोटॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड π/2 इंटू 10⁻³ Tesla. The angle between the direction of magnetic field and velocity of proton is 60 degree. Pitch of the helical path taken by the proton is, all right. ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 29। हमको पिच निकालने के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के ई। तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ke अपॉन m। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं। अंडर रूट ऑफ 2, देखो ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2, तो इसको हम लोगों को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करना, प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का मास। अच्छी बात यह है कि हमको वैल्यूज ऐसी दी है कि वो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो 1.6 और 1.6 कैंसिल होगा, यहां पर एक 2 आएगा रूट के बाहर, और ये ऊपर आके 10⁻8 हो जाएगा, जिसका रूट हो जाएगा 10⁻4। तो ये हुआ प्रोटॉन का वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पिच। ठीक है, तो पिच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2πm अपॉन क्यूबी, ये टाइम पीरियड था, मल्टीप्लाइड बाई v cos थीटा। वैल्यूज डालते हैं, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई मास कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना था, अरे वाह, मैग्नेटिक फील्ड हमको अच्छा दिया हुआ है, π/2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, वेलोसिटी थी 2 इंटू 10⁻4, और थीटा कितना था, थीटा कितना था, थीटा कितना था, 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4
60 डिग्री, cos 60, तो cos 60 हो जाता है हाफ। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3.14 और ये पाई चला गया, ठीक है। और क्या, यहां पे cos 60 हाफ होता है और ये 2 ये भी चला गया, ठीक है। 1.6 और 1.6 ये भी चला गया, तो बचा क्या, एक तो बचा 4, ये 2 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। पावर्स गिनते हैं, 10 पावर माइनस 19 और 10 पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 22, ऊपर आ जाएगा तो यहां पे बच जाएगा 10 पावर माइनस 5, मतलब 10 पावर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.4 मीटर, ये आ जाएगा पिच, ठीक है। हमको बोला था सेंटीमीटर्स में बताना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना। 0.4 मीटर जिसको हम 40 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां लिखा हुआ है स्ट्रेट वायर, और ये हमारा है 30th क्वेश्चन, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। लिखा हुआ है स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ मास 40 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑल राइट, is suspended by a pair of flexible leads in uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla as shown in the figure. The magnitude of current required in the wire to remove the tension in the supporting lead is. देखो इस स्प्रिंग में ना कुछ टेंशन नहीं है, स्प्रिंग में कुछ टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस वायर का वेट को ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर दे। ऐसा तभी होगा जब करंट इधर की तरफ आए, तभी डीएल क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, और बी आई एल साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाए। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg अपॉन बी एल। वैल्यूज डाल देते हैं, मास है 40 ग्राम, तो 40 अपॉन 1000, जी की वैल्यू कितनी 10, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 टेस्ला, ठीक है 0.4, और लेंथ कितना है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऑल राइट, ये होगा करंट, सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में लिखा है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 400, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा, तो 400 और 400 कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऊपर जाके बन जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2 एम्पेयर। और ये था पूरा डिस्कशन जो पीवाईक्यूज का हम करना चाहते थे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक है अपने आप में। अगर आपने इनकी ढंग से प्रैक्टिस करी तो आप आगे आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अब यहीं पे मैं साइन ऑफ कर रहा हूं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।